इंट्रोडक्शन क्लास है और प्रथम क्लास भी माना जाएगा। आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के फुल फॉर्म क्या है, अकाउंटेंसी के फादर कौन है, बीएसटी के फादर कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप के, इकोनॉमिक्स के सबके जनक कौन है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेस, इन सब चीज़ों पर क्या करेंगे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक है ये आपका आ रहा है यहाँ पर कि कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। कॉमर्स जो है तो उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विथ बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है, एक स्टडी का ऐसा एक फील्ड है जिसमें हम लोग एक अकाउंटिंग ऑपरेशंस करते हैं, एक बिजनेस, एक मैनेजमेंट्स की क्या करते हैं, ऑपरेशंस को करते हैं, है ना। मैनेजमेंट की एक ऐसी ये फील्ड है। यदि हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कॉमर्स? कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मनी, मटेरियल, एडिकेट, रैपिड, कंटिन्यूअस अर्निंग। ये कॉमर्स का क्या होता है? पूरा फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मनी, मटेरियल, रैपिड, कंटिन्यूअस अर्निंग। ये आप याद रख सकते हैं। कॉमर्स कोई भी हिंदी में बोले कि हिंदी में क्या है, देखिए वाणिज्य अध्ययन का एक क्षेत्र है जो व्यवसाय और उनके संचालन से क्या होती है, संबंधित होती है। कॉमर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं। और कोई पूछे आपसे कि बताइए वाणिज्य क्या है, तो आपको कहना होगा कि वाणिज्य अध्ययन का क्षेत्र है जो व्यवसाय और उसके संचालन से क्या है, संबंधित है। क्या है? संबंधित है। और यदि हम फुल फॉर्म ऑफ कॉमर्स की बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ कॉमर्स क्या होगा हम लोग का? कोऑर्डिनेशन ऑफ मनी, मटेरियल, एडिकेट, रैपिड, कंटिन्यूअस अर्निंग। देखिए कॉमर्स में सबसे पहले आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहले आपको आप तो ये जान गए कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स को 11th में, 12th में, इस रेंज में पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस सारणी के हिसाब से आप समझिएगा। इलेवेंथ और 12th क्लास में कॉमर्स को क्या कहते हैं? इसी क्लास में साइंस वालों को क्या कहते हैं और इसी क्लास में हम आर्ट्स वालों को क्या कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कॉमर्स वालों को कहते हैं हम लोग आईकॉम कहते हैं, साइंस वालों को हम लोग आईएससी कहते हैं और आर्ट्स वालों को क्या कहते हैं? इंटर ऑफ आर्ट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए 11th या 12th में कोई भी बच्चा यदि पढ़ रहा है तो उससे जब उसका क्लास के बारे में पूछा जाए कि इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं 11th क्लास में हूँ। उसको बोलना चाहिए कि आई स्टडी इन आईकॉम फर्स्ट ईयर। यदि 11th क्लास में है तो उसको आईकॉम फर्स्ट ईयर कहना चाहिए। आईकॉम का मतलब होता है इंटर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यदि सेकेंड ईयर का बच्चा है तो उसे बोलना चाहिए आईकॉम सेकेंड ईयर। इसका मतलब होता है कि आईकॉम यानी इंटर ऑफ कॉमर्स में वो सेकेंड ईयर यानी क्लास 12th में है। वही बच्चा यदि साइंस का है तो वो बोलेगा आईएससी। आईएससी का मतलब क्या होता है? इंटर ऑफ साइंस। और यदि आर्ट्स का बच्चा है तो वो बोलेगा आईए, जिसको बोलते हैं आईए का मतलब होता है इंटर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम लोग थोड़ा सा ये बात कर लें कि बीए का यदि हम लोग जैसे कि ये तो 11th वाला हो गया, बीए हम लोग सुने हैं। कोई बच्चा यदि बीए में पढ़ रहा है तो बीए में पढ़ने वाले बच्चों को हमें 11th के सेंस में क्या बोलना चाहिए? हमें बोलना चाहिए बीकॉम। कॉमर्स वालों को बीकॉम कहना चाहिए, साइंस वालों को बीएससी कहना चाहिए और आर्ट्स वालों को क्या कहना चाहिए? बीए कहना चाहिए। बीकॉम का मतलब क्या होता है? बीकॉम का मतलब होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। यदि कोई बीए में लड़का यदि कॉमर्स पढ़ रहा है, यदि हम उससे पूछते कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, यदि वो बीए बोल दिया तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल ही पढ़ने में जीरो होगा या फिर पढ़ने में बहुत अच्छे उसको नहीं मानेंगे। जिस बच्चे को अपना क्लास का नाम तक पता नहीं आ रहा है उसको हम लोग क्या मानेंगे, है ना। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार की बात है, हम बस में ट्रैवलिंग कर रहे थे, है ना। उस बस में बहुत सारे विद्यार्थी थे, कुछ गर्ल्स थी और कुछ बॉय भी थे, है ना। और आरआर जो लोग क्लास करने के लिए जाते थे, पढ़ने के लिए, उसमें
प्रोफेसर साहब पूछे बच्ची लोगों से कि बेटा पढ़ती हो तुम लोग, तो हंसने लगी। पहला नंबर तो यहाँ पर बेहूदगी चिन्ह है एक कि कोई पूछे तुमको पढ़ती हो तो बोलो कि हाँ पढ़ते हैं, या फिर बोलो कि हाँ ये बैग लिए हैं तो पढ़ते ही हैं ऑफ कोर्स। तो पहला नंबर बेहूदगी कि हंसने लगी बच्ची, चलो बच्ची है कोई बात नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, उनसे पूछा गया कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो बच्ची बोली कि मैं इंटर में पढ़ती हूँ। किस में पढ़ती हूँ? इंटर में। तो पूछा गया कि आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड क्या है, तो लड़की नहीं समझ पाई। फिर पूछा गया कि आप साइंस कॉमर्स या आर्ट्स क्या है आपका, तो लड़की बोली कि मेरा कॉमर्स है। लड़की लोग बोली कि कॉमर्स है मेरा। तो पूछा गया कि कॉमर्स को इंटर में क्या कहते हैं और बीए में कॉमर्स को क्या कहते हैं, लड़की नहीं बता पाई। आ रहा है समझ में? आर्ट्स के एक विद्यार्थी से पूछा गया कि बीए का फुल फॉर्म बताइए, बीए में आप यदि पढ़ते हैं तो बीए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि वो बच्चा कुछ ज़्यादा ही उछल रहा था बस में। आ रहा है समझ में? तो पूछा गया तो बीए का फुल फॉर्म तक नहीं बता पाया। इसलिए आपको हम फर्स्ट दिन ही 11th कॉमर्स के इंट्रोडक्शन में आपको ये बता देना चाहते हैं कि 11th और 12th क्लास में हम कॉमर्स वालों को आईकॉम कहते हैं, जिसका मतलब इंटर ऑफ कॉमर्स, जो कि भी हम बता चुके हैं। साइंस वालों को आईएससी और आर्ट्स वालों को इंटर ऑफ आर्ट्स कहते हैं। बीए में जो बच्चे हैं तो कॉमर्स वालों को क्या कहते हैं? बीकॉम कहते हैं, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। साइंस वालों को क्या कहते हैं? बीएससी कहते हैं, यानी बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं। और आर्ट्स वाले बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? बीए कहते हैं, जिसका मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। यदि यही केस यदि हम लोग एमकॉम की दुनिया में चले जाएं, एमए में, जैसे बोलते हैं कि बच्चा कहाँ तक पढ़ा है, तो बच्चा बीए किया है। अरे मेरा बच्चा तो एमए किया है, मतलब बीए से भी ज़्यादा पढ़ा हुआ है वो। एमए के केस में यदि बात करें तो कॉमर्स वालों को हम लोग क्या कहेंगे? एमकॉम कहेंगे। साइंस वालों को हम लोग एमएससी कहेंगे और आर्ट्स वालों को क्या कहेंगे? एमए कहेंगे। एमकॉम का मतलब होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमएससी का मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस और आर्ट्स का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, आपको ये मालूम चल गया कि आप यदि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो 11th में आईकॉम, बीए में आपको बीकॉम करना होगा और एमकॉम जैसे क्लासेस में बोलना होगा एमए में कि हम एमकॉम के विद्यार्थी हैं। समझ में आ गया? चलो इसको याद कर लेना है ना। अब यहाँ पर आपका सबसे पहले आता है अकाउंटिंग। चलिए थोड़ा बहुत हम लोग अकाउंटिंग के बारे में भी पहले जान लेते हैं। आपका जो विषय है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्स, ये कॉमर्स कब आया? जैसे साइंस में बताया जाता है कि साइंस का विकास आदि मानव के काल से ही है, तो क्या कॉमर्स का भी विकास उस समय से है या उसके बाद से है? इस पर बात करेंगे, है ना। कॉमर्स का भी उस समय विकास हुआ था या फिर नहीं हुआ था? तो कॉमर्स के विकास में भी हम बात करें तो बहुत साल पहले जब आदि मानव थे, है ना, तो उस समय कॉमर्स में क्या चलता था? कॉमर्स में एक बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, जैसे आदि मानव गुफा में रहते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए वो लोग नेचर यानी प्रकृति पर आधारित होते थे। उसमें आग लगना ये एक साइंस का विकास था। डायनासोर का अंत होना ये भी एक कहीं ना कहीं ये साइंस और भूगोल की जियोग्राफी से संबंधित है। तो यहाँ पर कॉमर्स का कहाँ रोल है? कॉमर्स का रोल वहाँ पर है जैसे जिस समय आदि मानव गुफाओं में रहते थे, है ना, अपने रहने के लिए पत्थरों के घर बनाया करते थे, तो उस समय उनको एक वस्तु जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर 4 आदि मानव हैं, समझिएगा 4 आदि मानव यदि हैं, चारों आदि मानव के यदि समझना है ध्यान से इसको, 4 आदि मानव हैं और चारों आदि मानव में ए के पास मान के चलते हैं कि कुछ वस्तु है, वो वस्तु बी के पास नहीं है, लेकिन बी के पास जो वस्तु है वो सी के पास नहीं है और ए के पास भी नहीं है, और सी के पास जो वस्तु है वो डी के पास नहीं है। मतलब कि ए के पास वो चीज़ है जो बी के पास बिल्कुल नहीं है, और बी के पास वो है जो इन तीनों के पास नहीं है, सी के पास भी कुछ अलग है। फॉर एग्जाम्पल, यदि खाना बनाने के लिए आवश्यकता पड़े और मान लीजिए किसी के पास राइस है, किसी के पास पल्स है और किसी के पास वेजिटेरियन है और किसी के पास कुछ नहीं है, जीरो है, तो क्या इनको अपनी सहायता करनी चाहिए? तो इन तीनों ने, चारों ने मिलकर क्या किया? यदि चारों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? खाना अच्छा से बन सकता है, क्योंकि ओ को बोलेगा कि चलो तुम आग लगाओ, पत्थर रगड़ो और आग लगाओ और चलो ये सब लाओ। तो
तो वो लोग खाना क्या कर सकता है, यहाँ पर फूड बन सकता है और ये लोग खा भी सकता है। आदि मानव में सेम सिचुएशन यही था कि उस समय टेक्नोलॉजी और साइंस का विकास इतना नहीं हुआ था कि वो लोग अपना जीवन यापन करें। तो होता क्या था, पहले तो गुफाओं में रहना, जंगली जानवरों का मांस खाना, फल फूल खाना, वहाँ से उन लोगों का इतिहास प्रारंभ हुआ, जो कि हम लोग विज्ञान में पढ़ते भी हैं। यहाँ पर कॉमर्स की जो रचना हुई थी, तो कॉमर्स की बार्टर सिस्टम के थ्रू रचना हुई है। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर यदि 4 गुफाएं हैं, 4 गुफाएं या 4 घर हैं, ठीक है, और उतने डेवलप या उतने साइंस की टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, उतने साइंस की क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या ये जो मकान आपको दिख रहे हैं, तो इन मकानों में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? जंगल झाड़ी और पर्वतों में ना कोई दुकान ना कोई कोच, तो ये लोग अपना हेल्प कैसे करेंगे? हो सकता है कि ए के पास कुछ नहीं हो तो वो बी के घर जाकर मांग ले, उनके गुफा में जाकर मांग ले, बी वाले सी के पास चले जाए। ए का हो सकता है पूरा फैमिली हो, बी का भी फैमिली हो और सी का भी फैमिली हो, उसको बोलते हैं मांगना। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आप समझेंगे, इसी टेक्नोलॉजी का विकास होते होते बहुत समय के पश्चात एक ऐसी सभ्यता उत्पन्न हो गई जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली प्रारंभ हो गई थी। बहुत समय पहले, आदि मानव के बाद का भाई ये सब समय है। और जब वस्तु विनिमय प्रणाली जब प्रारंभ हुई थी तो उस समय होता क्या था, समझिएगा इसको। जैसे मान के चलते हैं कि मेरे पास चीनी है, हमको घी चाहिए, हमको क्या चाहिए, घी चाहिए, तो हम किसी को चीनी देंगे और घी क्या करेंगे, ले लेंगे। मान के चलते हैं मेरे पास चावल है पर आटा नहीं है, तो हम किसी को चावल देंगे तो आटा हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। यानी उस समय रुपया पैसा नहीं चलता था। आदि मानव तो नोट छापने का मशीन लेकर नहीं आया होगा सब, तो उस समय वो लोग बार्टर सिस्टम को यूज करता था। और यहीं पर एक वस्तु जैसे मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है, तो हम तुमको देंगे तो बदले में तुम भी हमको क्या करेगा, देगा। ये सिस्टम का भी विकास कैसे हुआ होगा? कहीं आदि मानव में कोई दे दिया, जरूरत पड़ने पर उसको नहीं मिला होगा, तो नियम लगा दिया होगा कि देखो हम देंगे कोई चीज़ तो उसके बदले में लेंगे हम, एक हाथ से दो तो एक हाथ से लो। यही से कॉमर्स का स्टार्टिंग दौर यहीं से स्टार्ट हुआ था कॉमर्स का, जिसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्योंकि कॉमर्स कहता है कि एक हाथ से एसेट दूसरे हाथ से लायबिलिटी, यानी एक हाथ से डेबिट दूसरे हाथ से क्रेडिट। ये सिस्टम बन गया यहीं पर कॉमर्स का, और इस सिस्टम का नाम बार्टर सिस्टम और हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली रखा गया। कॉमर्स में जो इकोनॉमिक्स के बंदे हैं उनको ये प्रश्न आता भी है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो बोलना होगा वस्तु विनिमय प्रणाली एक प्राचीन प्रणाली है जिस प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का लेन देन होता था। क्या होता था? वस्तुओं को लेन देन होता था। उस समय रुपया और पैसा नहीं चलता था या उसका उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, कॉमर्स का ये विकास आपको बता दिए कैसे हुआ। अब कॉमर्स में पहले तो वस्तुओं का लेन देन हुआ, बाद में टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में या फिर मौर्य काल के इतिहास को एक बार पढ़े तो आपको मालूम चलेगा कि उस समय सोने के सिक्के चलते थे, यानी गोल्ड कॉइन चलता था। कैसा कॉइन चलता था? गोल्ड कॉइन, यानी सोने के सिक्के चलने लगे। फिर आपका सिल्वर कॉइन आ गया, तांबा, कॉपर, ये सारे चीज़ आने लगे। आहिस्ते आहिस्ते करके सोने, चांदी, तांबा के सिक्के चलने लगे। जब हमारे देश में ब्रिटिश राज आया तो उन लोगों ने नोट को स्टार्ट कर दिया, जिसपे ब्रिटिश गवर्नमेंट लिखा रहता था ऊपर में। तो ऐसे करके नोटों का आविष्कार हुआ। और कॉमर्स में आप ध्यान से इस बात को देखेंगे यहाँ पर, तो कॉमर्स में एक चीज़ और यहाँ पर आपको जानना होगा। कॉमर्स से आज के समय में बहुत सारे विषय आपको दिखेंगे। इसका भी विकास आज से 2300 सेंचुरी पहले हुआ था। 2300 सेंचुरी बिफोर आपका कॉमर्स का निर्माण कहीं ना कहीं से हुआ था। 2300 शताब्दी पूर्व मौर्य काल का समय था, और मौर्य काल के जो महामंत्री थे उनका नाम था आचार्य चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं और उनको हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, 2300 शताब्दी पूर्व उन्होंने राजकोष की मुद्रा कैसे रखा जाए, राजा का धन कैसे रहेगा और राजा के धन को वितरण कैसे करेंगे और बाकी लोगों से कर कैसे लेंगे, इन सब हिसाब किताब को एक पुस्तक में लिखा जाता था। और उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं।
इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसके फादर कौन है? यदि इंडियन इकोनॉमिक्स की फादर की बात करें तो आपके आ जाएंगे कौटिल्य। कौन आ जाएंगे? कौटिल्य। इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर कौन होंगे? कौटिल्य होंगे। और वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए इकोनॉमिक्स के फादर को तो वो आ जाएंगे आपके एडम स्मिथ। आपसे कोई पूछे कि इकोनॉमिक के फादर कौन है तो बोलना एडम स्मिथ, और बोले कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है या फादर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स, तो आपको बोलना होगा कौटिल्य या फिर चाणक्य। ठीक है, आप 11th के फर्स्ट बुक जो देखिएगा बिहार बोर्ड वाला, उसमें फर्स्ट पेज पर ही इस बात का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कॉमर्स से एक ही विषय सामने आया था क्या? इकोनॉमिक्स? नहीं सर, कॉमर्स का प्रारंभिक विषय जो है वो इकोनॉमिक्स हम लोगों का है, अर्थशास्त्र है। आगे समय के अनुसार इसमें कई विषयों का रचना हुआ, जैसे इसी से एक विषय निकला जिसका नाम है अभी के समय में अकाउंटेंसी। इसी से एक और विषय आपका निकला था जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस स्टडी, जो कि आपका सेकेंड बुक होगा। इसी से एक और विषय निकला था जिसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर यानी कि ईपीएस। इसी से एक और विषय निकला था मैनेजमेंट, फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर आपका निकला था कॉस्ट मैनेजमेंट, फिर आपका निकला था इसमें टैक्स मैनेजमेंट, फिर आपका निकला था इसमें इवेंट मैनेजमेंट। और कॉमर्स के आज मार्केट में जितने भी बुक हैं, चाहे एमबीए से रिलेटेड, बीबीए से या सीए से, चाहे आपके किसी भी मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड बुक है, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक्स के हिस्से रह चुके हैं पहले। अभी वर्तमान में जो आपको विषय पढ़ना है वो आपका प्रारंभिक विषय होगा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और आपका ईपीएस। ये चार विषय जो होता है ना, ये 11th का प्राथमिक विषय होता है। ठीक है, चारों विषय में हम लोग मुख्य विषय किसे मानते हैं? हम लोग मुख्य विषय, वैसे मुख्य तो सब कुछ है, इकोनॉमिक्स से ही कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी भी आया है, बीएसटी भी आया है और बाकी सब विषय भी आया है। तो हम लोग यहाँ पर अकाउंटेंसी की यदि हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, हम आपको उस वाले ग्राफ पर लेके चले जाते हैं। यदि हम लोग सभी विषयों की बात करें, है ना, तो सबसे प्रारंभिक दौर में जो आपका विषय आएगा सर, एक मिनट, इस चीज को समझिएगा आप। हम मान के चलते हैं कि ये अकाउंटेंसी है, जिसको हिंदी में कहते हैं लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र, इसके अंडर में आता है अकाउंटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं लेखांकन। इसके अंडर में आता है अकाउंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं खाता। देखिए, अकाउंटेंसी के अंडर में आपका अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंडर में आपका है अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंडर में दो पार्ट है, एक है, मतलब दो पार्ट क्या है, इसको बुक कीपिंग बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी मान लीजिए यदि कोई देश है तो अकाउंटिंग क्या है, एक राज्य है, और अकाउंटिंग यदि राज्य है तो अकाउंट क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट है। बस ये समझने के लिए, ये कोई देश नहीं है, बस समझने के लिए बता रहे हैं। जैसे मान के चलते हैं कि पृथ्वी में हम रहते हैं, कि हमारे में पृथ्वी रहता है, हम पृथ्वी में रहते हैं, तो कॉमर्स के फील्ड में, आपके कॉमर्स वाले फील्ड में कॉमर्स के अंडर में है बिजनेस। क्या है, बिजनेस, सॉरी बिजनेस के अंडर में है सर कॉमर्स। बिजनेस का वाइडर स्कोप होता है, बिजनेस के अंडर में क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स के अंडर में क्या है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंडर में क्या है, अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के अंडर में है हम लोग का अकाउंट्स। यानी पानी के जब बूंद होगा, यदि हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो इसका विस्तार ऐसे होगा, कुछ होगा ना, इसका विस्तार कैसे होगा, कुछ ऐसे व्यापक रूप से होगा। तो इसको समझना होगा। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग सिस्टम।
ठीक है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो हम फुल फॉर्म कराए थे उसके बाद वाले टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमें ये थ्योरी को जानना होगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड वाई? अकाउंटिंग के फादर कौन है और क्यों है? तो अकाउंटिंग के जो फादर हैं उनका नाम है लूका पेसियोली। क्या नाम है? लूका पेसियोली। कोई आपसे पूछे हु वाज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, हु वाज द फादर ऑफ अकाउंटिंग या फिर हु वाज द फादर ऑफ बुक कीपिंग, तीनों के जो जन्मदाता हैं अकाउंट से रिलेटेड जो विषय है, तो उसके फादर हैं लूका पेसियोली। लूका पेसियोली का जन्म जो हुआ था वो 1400, थोड़ा सा डेट यहाँ पर अलग है क्या, किताब में 1494 दिया है उसमें, है ना। बुक में कितना दिया है? 1494 दिया है, और यहाँ पर कुछ डेट थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा है, ठीक है। लूका पेसियोली का जो जन्म हुआ था इटली के वेनिस नामक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के वेनिस नामक शहर में हुआ था। ये इटालियन थे और इन्होंने फर्स्ट टाइम पे एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम था उसका? उसका नाम था डबल एंट्री सिस्टम। सबसे फर्स्ट बार एक इनका बुक पब्लिश हुआ था जिसका नाम था डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पर ये बात आता है कि डबल एंट्री सिस्टम है क्या, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आप ये जान लीजिए कि अकाउंटिंग के जो फादर हैं वो आपके लूका पेसियोली हैं, ठीक है। ये लूका पेसियोली हैं आपके, जो कि महान गणितज्ञ भी थे। लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? ये हिंदी में देख सकते हैं। लूका पेसियोली जो कि गणित के शिक्षक थे, और गणित विषय से ही कहीं ना कहीं आपका ये कॉमर्स का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपका ये निकला हुआ है। हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, तीनों के फादर एक ही हैं जिनका नाम है लूका पेसियोली। हु इज द फर्स्ट अकाउंटेंट इन इंडिया? इंडिया का सबसे फर्स्ट अकाउंटेंट कौन बना था, यानी फर्स्ट चार्टेड अकाउंटेंट कौन बना था? तो इंडिया का फर्स्ट जो चार्टेड अकाउंटेंट बना था उसका नाम है जीपी कपाडिया। क्या नाम था उसका? जीपी कपाडिया। श्री जीपी कपाडिया, द फर्स्ट चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज श्री जीपी कपाडिया। यदि चार्टेड अकाउंटेंट के रेंज में आप शुरू में देखें तो आपको दिखाएगा क्या? आपको जीपी कपाडिया का नाम दिखाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। आप जो विषय पढ़ रहे हैं कॉमर्स, हो सकता है कि अभी थोड़ा कुछ चीज़ समझ में आ रहा होगा, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके पीछे रीज़न है ना कि आप बिफोर क्लास 10, आप क्लास 10 के पहले कभी कॉमर्स पढ़े नहीं होंगे। इसमें आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कुछ चीज़ नए होंगे वो, इसलिए थोड़ा बहुत समझने में भी टाइम लगेगा। 2-4-10 दिन समय लगेगा, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा कि दुनिया में इससे आसान और इससे बेस्ट सब्जेक्ट कोई नहीं है ना, स्टार्टिंग दौर में, क्योंकि इसमें बहुत सारे पन्ने अब खुल रहे हैं इसमें, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट अकाउंटेंट इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहला अकाउंटेंट कौन बना था? जीपी कपाडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के तहत प्रथम बना था जीपी कपाडिया। याद रखिएगा, हम जो याद रखने वाले बात आपको बता रहे हैं। हु इज कॉल्ड अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज ऑर्गेनाइजेशन एंड समराइजिंग फाइनेंशियल डाटा फॉर अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ए वैरायटी ऑफ टू टास्क। अकाउंटिंग का पूरा काम होता है एक डाटाबेस को कंप्लीट करना, एक डाटाबेस को रिकॉर्ड करना। जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा, क्या धीरू भाई अंबानी का रिलायंस कंपनी है, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी वाला, तो रिलायंस कंपनी का अपना मॉल भी है, अपना पेट्रोल टंकी भी है, अपना बिस्लरी का बोतल भी सेल करना है, जियो का फ़ोन भी सेल करना है, सोलर सिस्टम का भी बिजनेस है, ऐसे अनगिनत बिजनेस है। तो अनगिनत बिजनेस के लिए अनगिनत मैनेजमेंट होंगे, अनगिनत मैनेजर को नियुक्त किया जाता होगा, उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग के काम करने के लिए अकाउंटेंट भी रखा जाता होगा, है ना। एक मॉल में आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ पर अकाउंटेंट होते हैं। क्या होते हैं? अकाउंटेंट होते हैं। जैसे ही आप मॉल में खरीदारी कर लीजिएगा तो आपका बिलिंग होगा। बिलिंग कैसे होगा? तो वहाँ पर वो क्या लिए हैं क्या नहीं लिए हैं उसका वो बिल होगा, है ना। तो जो वो आप क्या लिए हैं या नहीं लिए हैं, जो लिए हैं, खरीदे हैं, खरीदारी किए हैं सर, उसका बिल आपको काट कर दे दिया जाएगा। और जब वो टाइपिंग करता है तो उस टाइम पे वो स्टॉक होता है, वो वहाँ पर शो होता है। पूरे मॉल में सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं,
उससे ये प्रूफ होता है कि कौन व्यक्ति क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। दूसरे नंबर, जो भी प्रोडक्ट ले रहा है उसका वहाँ पर अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्डिंग किया जाता है, क्योंकि एक मॉल में कितना बिका मालिक को कैसे पता चलेगा, लेकिन वहाँ पर जो रिकॉर्ड किया जा रहा है उस कंप्यूटर में या उस लैपटॉप में, उसके थ्रू, उस अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू वो पता चल जाता है कि वो क्या है। फिर उसी अकाउंटिंग सिस्टम से क्या किया जाता है, उसका लेजर तैयार होता है, जर्नल होता है पहले, उसके बाद लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, प्रॉफिट लॉस बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, देन पता चल जाएगा कि पूरे साल का इनकम क्या है, एसेट्स कितना है और लायबिलिटी कितना है। उसी के अकॉर्डिंग हम भारत सरकार को बड़े बड़े कंपनी और बिजनेसमैन टैक्स भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब टैक्स भी देते हैं। आ रहा है समझ में? अकाउंटिंग जो होता है वो एक डाटा इन्फॉर्मेशन है, जो कि किसी भी बिजनेस का हिसाब किताब को लिखने और जानने की एक मतलब विधि है। Who was the father of business study? बिजनेस स्टडी के जो फादर हैं उनका नाम है पीटर एफ ड्रकर। क्या नाम है उनका? पीटर एफ ड्रकर। Who was the father of entrepreneurship? एंटरप्रेन्योरशिप के फादर कौन है? तो एंटरप्रेन्योरशिप के फादर का नाम है एस्मू पीटर। क्या नाम है? एस्टूम पीटर। एस्टूम पीटर बोलेंगे, एस्टॉम पीटर। एस्टॉम पीटर नाम है इनका, एंटरप्रेन्योरशिप के फादर, जिसको हम लोग इसके, ये भी एक विषय ही है और ये भी आपका एक विषय ही है। व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग इकोनॉमिक्स डाटा। अकाउंटेंसी क्या करता है, क्या डिफाइन करता है सर? तो अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है जो एक रिपोर्टिंग को, रिकॉर्डिंग को और इंटरप्रेटिंग को क्या करता है, वो समराइज करता है, इकोनॉमिक डाटा को कलेक्ट करता है ना। अकाउंटेंसी क्या है? आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी में जान लीजिएगा कि अकाउंटेंसी एक प्रक्रिया है जो कि डाटा, व्याख्या, रिपोर्ट और सारांश को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पुस्तक पालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुस्तक पालन बोलते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग क्या है सर? द बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अकाउंटेंसी, या बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी प्रोसेस ऑफ एन accountancy are mainly measure of the journal and ledger। बुक कीपिंग क्या है? एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, या एक प्राइमरी ऑपरेशनल डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम प्रारंभ करते हैं। और बुक कीपिंग में मेनली हम लोग किस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं? जर्नल को और लेजर को। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में क्या करता है? जो भी हम लोगों का रिकॉर्ड होता है, हिसाब किताब, उसको वो पुट कर देता है, उस सारे ट्रांजेक्शन्स को, यानी लेन देन को क्या करता है सर, उसमें पुट कर देता है, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग? अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए पहले समझ लीजिए, हम आपको जो अभी ग्राफ समझाए थे, शायद आपको ग्राफ ध्यान होगा, याद है आपको ग्राफ? हम दिखा देते हैं आपको ग्राफ। कहाँ गया ग्राफ हम लोग का? इसमें नहीं है क्या? अच्छा कोई बात नहीं है, ग्राफ हम लोग का थोड़ा बहुत इधर चला गया होगा, चला गया, कोई बात नहीं है। देखिए हम आपको जब ग्राफ समझाए थे तो उसमें सबसे नीचे आया था आपका अकाउंटेंसी, उसके अंदर में आया था अकाउंटिंग, और उसके अंदर में क्या आया था आपका? बुक कीपिंग, यानी अकाउंट्स आया था। तो अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग सर बड़ा होता है बुक कीपिंग से, यानी अकाउंटिंग का जो स्कोप है इसका वाइडर स्कोप है, और इसका जो है उसका एक, देखिए यहाँ पर स्कोप में नैरो स्कोप है। नैरो स्कोप का मतलब होता है छोटा स्कोप, बुक कीपिंग का छोटा स्कोप है। बुक कीपिंग में मेनली हम लोग केवल जर्नल और लेजर ही बनाते हैं, और इसका जो है अकाउंटिंग का वो है ब्रॉड टर्म है। क्या है इसका? ब्रॉड टर्म। ब्रॉड टर्म का मतलब होता है वाइडर स्कोप, यानी अकाउंटिंग का व्यापक क्षेत्र है। डिसीजन मेकिंग में देखें तो डाटा प्रोवाइडिंग बाय द बुक कीपिंग नॉट हेल्ड इन द डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। बुक कीपिंग के रिकॉर्डिंग बेस पर, ट्रांजैक्शन बेस पर, डाटा बेस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के बेसिस पे हम लोग डिसीजन कैन बी द डन, हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यदि बात करें, द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है एक प्रोसेस नहीं होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बिल्कुल ही प्रोसेस नहीं होता है बुक कीपिंग, उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें अकाउंटिंग जो है एक प्रकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक हिस्सा है, या उसके अंडर में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। स्किल्स एंड नॉलेज की यदि हम बात करें तो डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। आपको बुक कीपिंग बनाने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज या स्किल्स की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको अकाउंटेंट होना ही है ना। 11-12 के बच्चे हैं वो भी बुक कीपिंग बना सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग अच्छे से बनाने के लिए आपको योग्यता चाहिए, आपके पास स्किल्स और नॉलेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, व्यापक है। अकाउंटिंग के अंडर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, जबकि हम लोग बुक कीपिंग के अंडर में क्या पढ़ते हैं, केवल जर्नल और लेजर पढ़ते हैं। अकाउंटिंग के क्षेत्र में क्या पढ़ते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, बहुत सारा एनालिसिस पढ़ लेते हैं, तब जाके वो अकाउंटिंग सिस्टम पूरा होता है। तो इसका व्यापक क्षेत्र है, इसके लिए स्किल्स एंड नॉलेज चाहिए। यदि हम लोग पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो पर्सनल परफॉर्मिंग दिस जॉब इज नॉन एज बुक कीपिंग को क्लर्क कहते हैं। यदि कोई भी दफ्तर में कोई काम कर रहा है लिखा पढ़ी का, केवल जर्नल और लेजर पुट करता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में या कंपनी में या फिर मॉल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लर्क। लेकिन अकाउंटिंग में जो काम करता है, अकाउंटिंग सिस्टम में जो काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंट। क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट। समझ में आ रहा है ना। एक क्लर्क में और एक अकाउंटेंट में क्या डिफरेंस होता है। अकाउंटेंट के पास बहुत सारे स्किल्स एंड नॉलेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के, जबकि बुक कीपिंग में केवल उसको जर्नल और लेजर का ही उसको ज्ञान होगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ। जो समझाया वो समझ में आया, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमको नहीं समझ में आया, यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो जाएगा ना, इतना पे रहने दे, पैक कर दे इसको, ठीक है। एक बार इसको बैकअप करवा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर वो दिमाग से जाने लगेगा ऊपर। अभी फर्स्ट क्लास है आपका, और फर्स्ट हम आपको बोल देते हैं कि 5 से 6 दिन लगेंगे। कोई बच्चा रहता है जिसको समझने में शायद अकाउंटिंग को, ऐसा बच्चा होता है, हम अपने 5 साल के एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। मैं खुद सीए का स्टूडेंट रह चुका हूँ, और कॉमर्स में सीए से बड़ा कोई पढ़ाई नहीं होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉमर्स को समझना कितना आसान है और कितना डिफिकल्ट है। समझिएगा, कॉमर्स को यदि ध्यान से समझा जाए तो कॉमर्स बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, और एक बार समझ में आ गया ना तो कॉमर्स से आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। इसमें मैथ, आपको जोड़ घटाव से बेसी कभी मैथ आएंगे ही नहीं, है ना। आपको ये नहीं है कि साइंस में ये साइन थीटा क्या होता है, तो कोस थीटा क्या होता है, तो एपी बराबर क्या होता है, तो स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो चतुर्भुज बराबर क्या होता है। इतना टेंशन ही नहीं है आपको बस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, और इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश अच्छा नहीं भी है तो हिंदी मीडियम से भी आप कॉमर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा देते हैं, ठीक है। परीक्षा भी आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कॉमर्स समझने वाले बच्चों के साथ खेल क्या होता है, जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ रहा है, कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, घर पे दिए गए टास्क को कंप्लीट कर रहा है, उसको बहुत जल्द कॉमर्स समझ में आता है। और जो बच्चा लापरवाही कर रहा है, बढ़िया से पढ़ नहीं रहा है, टाइम पे क्लास नहीं आ रहा है, या फिर क्लास आया तो बहुत लेट से आया, या फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में उठकर क्लास में आ गया, तो ऐसे बच्चों का कुछ नहीं होने वाला है भाई। बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है ना। क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं इस फील्ड में, तो मैंने 11th क्लास भी नहीं पढ़ा था, मैंने 12th क्लास भी नहीं पढ़ा था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम पे कैट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में तैयारी जब मैं कर रहा था, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बच्चे होते हैं कि MBA की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका बेस कमज़ोर होता है 11th-12th में। बहुत बच्चे CA का इंट्रेंस लेवल निकालना चाहते हैं लेकिन कॉमर्स पढ़े नहीं है। बहुत बच्चे कंप्यूटर में क्लास करते हैं टैली का, लेकिन उनको समझ में आता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अकाउंटिंग के या अकाउंटेंसी के बारे में अच्छे से पढ़े नहीं होंगे। ये सब जगह एक समस्या होता है। आप यदि 11th-12th को अच्छे से पढ़ लेते हैं, खास करके 11th वाले टॉपिक को, जो कि जड़ होता है, तो आपका खुद पर खुद 12th अच्छा हो जाएगा। और खुद से खुद मतलब आपका BA या आगे का जो एजुकेशंस होगा, आपको उसमें समझ में आएगा, और आपको लगेगा कि यार MBA या CA कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं आसान लगेगा। मुझे वो कैट के प्रिपरेशन करने के लिए मुझे फिर से फ्लैशबैक में आना पड़ा, और मुझे 11th और 12th के वो बुक को पढ़ना पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो 11th-12th में पढ़कर छोड़ दिया हूँ, मैं BA पार्ट 2 में चला गया था, लेकिन फिर भी मुझे 11th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मुझे पढ़ने पड़े थे। क्यों? क्योंकि 11th का वो जड़ है आपका सर, और जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो आप वृक्ष अच्छे नहीं बना पाएंगे।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप फॉलो कीजिएगा और इसको आप जितना हो सके उतने बेहतरीन तरीके से समझिएगा, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें बात किए थे कॉमर्स के अकाउंटिंग के बारे में। कॉमर्स में अकाउंटिंग के बारे में हम लोग बात किए थे, है ना। एक मिनट रुक जाइएगा। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ क्लास चल रहा है, क्लास में भी। ठीक है। देखिए कॉमर्स में सबसे पहले बात करें कि कॉमर्स क्या है, तो कॉमर्स इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन। व्यवसायिक संरचना है, लेन देन के हिसाब को ही क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। धन प्राप्ति, धन के वितरण और धन से संबंधित समस्त ज्ञान को हम लोग इकोनॉमिक्स या कॉमर्स ही कहते हैं। ठीक है। कॉमर्स का सर फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मनी मटेरियल रैपिड कंटिन्यूअस अर्निंग। यदि हम बात करें कि सबसे पहले फादर कौन है कॉमर्स के, या सॉरी कॉमर्स का नहीं अकाउंटेंसी के, तो अकाउंटेंसी के फादर है लूका पेसियोलिक, जिनका जन्म इटली के वेनिस नामक शहर में हुआ था और सबसे फर्स्ट बार इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम लिखा था। अब हम आगे बताएंगे कल या परसों वाले क्लास में कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है। अब यहाँ पर बात करें कि फादर ऑफ अकाउंटेंट कौन है, तो मैं आपको बता दूँ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंटेंट, बुक कीपिंग, इन सबके फादर हैं लूका पेसियोलिक। अकाउंटेंसी से रिलेटेड जितने फादर हैं वो लूका पेसियोलिक ही है लगभग। डबल एंट्री सिस्टम भी लूका पेसियोलिक। लूका पेसियोलिक जो है इंडिया में सबसे फर्स्ट अकाउंटेंट कौन बना था, तो सबसे फर्स्ट अकाउंटेंट का नाम है जीपी कपाडिया। क्या नाम है उसका? जीपी कपाडिया। जीपी कपाडिया जो थे वो भारत के द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के तहत वो सबसे फर्स्ट अकाउंटेंट बने थे। ठीक है। अकाउंटिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग इज रिफर्स टू बी द रिकॉर्ड द डाटा समराइजिंग एंड इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का मतलब होता है जैसे अकाउंट से रिलेटेड जो डाटा होता है उस डाटा को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना और उसको एक उस समय के लिए यानी फाइनेंशियल डाटा तक उसको बचा कर रखना, मतलब उसको सेव रखना, है ना। आज के समय में अकाउंटिंग का काम पहले रजिस्टर्ड पर होता था और आज लैपटॉप से होता है। ठीक है। बिजनेस स्टडी के फादर कौन है? पीटर एफ ड्रकर एज नॉन एज फादर ऑफ बिजनेस स्टडी। ईपीएस के फादर कौन है? ईपीएस के फादर है स्टूम पीटर, ईपीएस के फादर है। अकाउंटेंसी क्या है सर? तो अकाउंटेंसी कैन बी डिफाइंड एंड प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, इंटरप्रेटिंग और समरलाइजिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स डाटा। अकाउंटिंग जो होता है वो भी सेम चीज़ है और अकाउंटेंसी भी सेम चीज़ है। इसके बीच में डिफरेंस क्या है हम लोग आगे बात करेंगे। बुक कीपिंग सर क्या है? बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी बुक है, चूँकि अकाउंटिंग का प्राइमरी बुक है। आप लोग बोल सकते हैं बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। जिसमें मेनली क्या प्रिपेयर किया जाता है? जर्नल और लेजर। बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि बुक कीपिंग जो है इसका नैरो स्कोप है, छोटा स्कोप है, और अकाउंटिंग का बड़ा स्कोप है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंडर में ही बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग में क्या क्या बनाना पड़ता है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट, डाटा एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, बहुत सारे चीज़ों को बनाना है इसमें। ठीक है। बुक कीपिंग में क्या बनाना है? जर्नल और लेजर, बस बुक कीपिंग का काम खत्म। बुक कीपिंग में जो बनते हैं उनको हम क्लर्क कहते हैं और अकाउंटिंग के जो नॉलेज को जानते हैं उनको हम अकाउंटेंट कहते हैं। डाटा प्रोवाइडिंग कौन करता है भाई? बुक कीपिंग नहीं करता है, क्योंकि बुक कीपिंग तो छोटा है, वो डाटा प्रोवाइडिंग कैसे कर सकता है? अकाउंटिंग जो होता है वो डाटा प्रोवाइडिंग कर सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये बिल्कुल भी बुक कीपिंग हिस्सा नहीं है, ये प्राइमरी हिस्सा ही है, मेन हिस्सा नहीं है, जबकि अकाउंटिंग एक मेन हिस्सा उसका है। यदि स्किल्स एंड नॉलेज की बात करें तो बुक कीपिंग का काम कोई भी बच्चा, यदि किसी बच्चे को मैं 10-15 दिन जनरल लेजर सिखा दूँ तो वो भी बुक कीपिंग वाला काम कर लेगा, लेकिन अकाउंटिंग का काम करने के लिए हमें समय लगता है सीखने के लिए, क्योंकि उसमें स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज की या फिर किसी अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है। कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये यहाँ पर है क्लर्कियल नेचर का है और ये यहाँ पर प्रोफेशनल नेचर का हो जाएगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से जो बनते हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए बनते हैं, सीएमए बनते हैं, लेकिन बुक कीपिंग से लोग क्लर्क बनते हैं, वो प्रोफेशनल नेचर के नहीं बनते हैं। बैंकिंग के लिए हमें अकाउंटिंग की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, हम चाहें तो मतलब जनरल लेजर के भी स्कोप से हम लोग बैंकिंग की तैयारी करके उसमें क्लर्क बन जाएंगे, जैसे साइंस वाले बनते हैं। ठीक है। और यदि अकाउंटिंग की नॉलेज है तो बढ़िया है,
तो उसका बाप होगा उस फील्ड में। चलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।